जय हिंद मंच का पहले दिन से डंके की चोट पर खुल के कहना है, किसानों की मांग जायज है। जिन लोगों के हाथ में यह आंदोलन है, उन लोगों से सावधान देश को भी होना चाहिए और सरकारों को भी होना चाहिए। सक्षम और सक्रिय और अच्छे लोग, सज्जन लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे तो दुष्ट राजनीति पर हावी हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री होता है, पार्टी का नहीं। प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, किसी पार्टी विशेष का। भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच की राष्ट्रीय टीम आज बीएमएस स्कूल के प्रांगण में श्री अरुण खरब जी के, जो जय हिंद मंच के प्रदेश के महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में जय हिंद मंच के जो हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं सियाराम जी एडवोकेट साहब, उन लोगों ने राष्ट्रीय टीम से इस विषय पर ये चर्चा की थी कि आज देश में आंदोलन और राजनीतिक उठापटक जो चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग जय हिंद मंच का रोल जानना चाहते हैं। उस विषय पे आज ये हमने प्रेस वार्ता रखी है। आज की अगर सुविधा की बात की जाए तो कहाँ कहाँ के दौरे रहे और क्या संदेश दिया गया? आज अलग अलग वार्ड में और अलग अलग जगहों पे जय हिंद मंच का जो कैडर है उसकी एक्टिविटीज़ थी और नए कैडर के निर्माण के लिए कार्यक्रम रखे थे। जय हिंद मंच का ये मानना है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र और राजनीतिक पार्टियां ये सेकेंडरी होनी चाहिए और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। जय हिंद मंच जिस मुद्दे को लेकर के गांव-गांव, ब्लॉक और जिला वाइज जा रहा है, उसका मुख्य मकसद ये है कि आज देश में 140 करोड़ लोग पार्टियों के बीच बंटकर रह गए। ऐसे में एक निष्पक्ष टीम की सख्त आवश्यकता है कि जो देश में किसी भी मुद्दे पर सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता हो। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का हिस्सा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर निष्पक्ष कौन होगा, किसी भी मुद्दे पे फैसला कैसे हो, सही और गलत का निर्णय कैसे हो, उसके लिए एक निष्पक्ष टीम की आवश्यकता है, जो जय हिंद मंच अपना काम कर रहा है। सर, अगर जय हिंद मंच की बात करें, कब इसकी स्थापना हुई और कितने सदस्यों की संख्या आपके ग्रुप से जुड़ी? जय हिंद मंच की स्थापना 21 अक्टूबर 1985 को हुई। 10,54,837 लोग 172 जिलों में हैं, उत्तर भारत के 9 राज्यों में। अगर बात की जाए, अभी आपने कहा कि गैर राजनीतिक संगठन, लेकिन कहीं ना कहीं 2 सदस्य आपके संगठन से जुड़ के आज बड़ी पदवी पे, क्या ये एक तौर पे तैयार की जाती है? हाँ, हम खुले मन से इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसमें पार्टी और पार्टी की विचारधारा को नहीं आने देते। जय हिंद मंच में सिर्फ 2 ही नहीं, आपने उन 2 का इशारा किया है जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं, लेकिन इसमें कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं और 6 से 7 राज्यों के एमएलए और कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, जो जय हिंद मंच के समर्पित सिपाही थे और आज देश में अलग अलग पार्टियों में सत्ता चला रहे हैं। लेकिन हम किसी भी पार्टी से प्रभावित नहीं हैं और किसी भी पार्टी की विचारधारा को समर्थन नहीं करते। हम कहते हैं कि संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए और मुद्दों पे बात होनी चाहिए और संवाद होना चाहिए। जैसे छोटी सी बात, उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि आज जो बात चली है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए क्या, तो जय हिंद मंच कह रहा है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना जातिवाद को बढ़ावा देती है। क्या जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए क्या? हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या संतुलन की बात होनी चाहिए। अगर 100 में से 80 ने जनसंख्या नियंत्रित कर भी ली तो 20 बढ़ाएंगे, देश की बड़ी बड़ी सारी की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी अगर जनसंख्या बढ़ी तो। इसलिए जनसंख्या सिर्फ नियंत्रित नहीं, जनसंख्या संतुलित हो, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। अगर जय हिंद मंच की रूपरेखा की बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेकर आप चल रहे हैं, जिनको आप प्रमुखता से उठा रहे हैं? जैसा आप सब जानते हैं, जय हिंद मंच ने धारा 370 35A के पेटिशनर रहे हैं। जय हिंद मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश जी मुदगिल, जय हिंद मंच ने वी द सिटीजन टाइटल सूट से ये केस लड़ा, नीचे 4 कोर्टों में हारे और सुप्रीम कोर्ट से जीते। इस सरकार ने और संसद ने बिल पास किया, ये सरकार का और संसद का धन्यवाद। लेकिन जय हिंद मंच के 10,54,000 लोग, जिनको मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अरुण खरब जी जैसे और एडवोकेट सियाराम जी जैसे जय हिंद मंच के पदाधिकारियों ने अपना पूरा जीवन लगाया, तब धारा 370 और 35A हटी और इस देश के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर इस भारत का हिस्सा बना।
1985 से आप लोगों ने मंच का संचालन कर रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक देश एक कानून नहीं बन पाए। क्या खामियां रही? खामियां ये रही कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति को महत्व दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, मैं पार्टी नहीं कह रहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र को महत्व दे रहा है। जय हिंद मंच इस प्रयास में है कि व्यक्ति समाज की इकाई है, राष्ट्र निर्माण व्यक्ति निर्माण से होगा। जय हिंद मंच अपने सेमिनार्स लगा करके, अपने वर्कशॉप लगा करके प्रत्येक व्यक्ति को ये तैयार करना चाहता है कि आप जाति, धर्म, क्षेत्र और गोत्र के आधार पर नहीं, काबिलियत के आधार पर मतदान करें और काबिलियत के आधार पर मतदान करके बेहतरीन से बेहतरीन जनप्रतिनिधि विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजें। जिस दिन ये काम कर पाई जनता, उस दिन राजनीतिक पार्टियां अपने आप सुधर जाएंगी, उनमें अपने आप लोकतंत्र आ जाएगा। सर, आप जय हिंद मंच के संस्थापक भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 3 कृषि कानून लाए गए थे, जिसे लेकर 1 साल तक अभी तक बवाल मचा हुआ देश के अंदर, और मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्हें माफ़ी मांग कर किसानों से अभी वो कृषि कानून वापस लेने की बात भी कह दी है। तो इस बारे में क्या कहना आपका? जय हिंद मंच का पहले दिन से डंके की चोट पर खुल के कहना है, किसानों की मांग जायज़ है। किसानों की पिछले 70 साल से दुर्गति हुई है। किसानों की उत्पाद का कभी सही मूल्य नहीं मिला, उनको सही खाद नहीं मिली। किसानों की जितनी भी मांगे हैं 100% सब की सब जायज़ हैं। लेकिन ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, लेकिन दुष्टों के और राक्षसों के हाथ में है और उनका नेतृत्व है। पहले दिन से हम कहते हैं कि हम 20 साल से किसान आंदोलन के लिए लड़ते रहे। 10-10 दिन तक हम जंतर मंतर और रामलीला मैदान में माननीय अन्ना हजारे जी और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर रहे। ये जो जत्थेबंदी कुछ आई हुई थी पंजाब से, इन जत्थेबंदियों में से आधे से ज़्यादा लोग उस आंदोलन में हमारे साथ बैठे और हमने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। स्वामीनाथन आयोग के लिए हमने खूब मांग की। MSP के लिए आज भी हम पक्षधर हैं, होनी चाहिए, और उसके ऊपर गारंटी का कानून भी होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये आंदोलन है, उन लोगों से सावधान देश को भी होना चाहिए और सरकारों को भी होना चाहिए। विदेश के पैसे से, देश के दुश्मनों से फंडिंग है और राजनीतिक पार्टियां उस फंडिंग को बढ़ावा दे रही हैं। नेतृत्व गलत हाथों में है, आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। हम किसानों के समर्थक हैं, आंदोलन के नेताओं के नहीं। चलिए सर, जो कंगना रनौत है फिल्म अभिनेत्री, उसके आए दिन किसानों के खिलाफ बयान भेजी जाती है उनकी, और अभी कुछ दिन पहले, अभी जो कल या परसों की बात है, तो पठानकोट से वो मथुरा वृंदावन जा रही थी, तो उन्होंने ये आके माफ़ी मांगी और वहाँ से गई। लेकिन आज कंगना रनौत का एक बयान आया है कि मैंने किसानों से माफ़ी नहीं मांगी। कंगना रनौत जो किसानों के खिलाफ बयान दे रखे, जो अन्नदाता है देश का, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका मंच की क्या राय है? भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के बयान की आकलन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने अपने विवेक से करना चाहिए। अगर किसी कला के व्यक्ति, किसी शिक्षा के व्यक्ति और किसी खेल के व्यक्ति को किसी दिए गए बयान पर अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख करके उसको इतना बड़ा अगर बना करके देखा जाए, तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के विवेक पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों उसके बयान को इतनी तवज्जो दी गई? उसने अपने पर्सनली कोई बयान दिया, उसको उस तक ही सीमित रखें, राष्ट्र तक ना लिया जाए। बाकी हम किसी महिला पर या किसी कलाकार पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते। हम अपने राष्ट्र के लिए और मुद्दों पर ही ध्यान रखना चाहते हैं। चलिए सर, पूरे देश के अंदर आक्रोश है कि कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड दिया सरकार ने, उसे वो गलत मानते हैं। आपका जय हिंद मंच और आप व्यक्तिगत रूप से कंगना रनौत को पद्मश्री दिया, क्या इसे सही मानते हैं? जितने भी अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उनका एक पूरे का पूरा सिस्टम है नीचे से लेकर के ऊपर तक कि वो किन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए और कब और किन हालातों में दिया जाना चाहिए। इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। जय हिंद मंच के 10,54,000 लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्शन कॉलेजियम, गवर्नर की नियुक्ति, उसी तरीके से सभी के सभी पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण उनको किस आधार पर दिया जाता है, इस पर गहराई से और जड़ से सोचने की और दोबारा से मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारें जिसको चाहे दें और जिसको चाहे ना दें। कोई क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए। तो क्या अभी जो कंगना रनौत को पद्मश्री दिया गया है, आपकी नज़र में, आपके जय हिंद मंच की नज़र में, क्या वो सही है या गलत है? मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ पद्मश्री जैसे किसी बड़े अवार्ड की ये कर सकूँ कि ये उसको दिया जाना चाहिए और उसको नहीं दिया जाना चाहिए, उसको दिया गया वो ठीक और उसको दिया गया गलत, ये मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ और मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है।
मैं तो एक मामूली सा संगठक हूँ, लेकिन मैंने अपने विचार रखे हैं जिनको फिर दोहरा रहा हूँ कि इतने बड़े सम्मान किस आधार पर दिए जाते हैं, इसका 140 करोड़ लोगों को जानने का हक है। सर, अभी आपने कई आंदोलनों का जिक्र किया कि किसानों की आवाज़ उठाई, हमने व्यापारी की आवाज़ उठाई, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें से कुछ लोग राजनीतिक विचारधारा से जाके जुड़ के नेता बन जाते हैं। क्या जय हिंद मंच ऐसे व्यक्तियों पे आगे, जिसको आपने सींचा है, जिसको आपने तैयार किया है, और जब फल पाने की वो होती है तो वो पार्टी से जुड़ जाते हैं, क्या जय हिंद मंच इस पर रोक लगाए? जय हिंद मंच इस पर रोक नहीं लगाता। जय हिंद मंच इसके लिए उनको मोटिवेट करके तैयार करता है, लेकिन वो किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जाने की नहीं कहता। राजनीति से दूर रह करके गैर राजनीतिक संगठन जो काम करते हैं वो ठीक नहीं है। राजनीति अछूत नहीं है। जय हिंद मंच का ये मानना है कि अगर साफ सुथरी छवि के शिक्षित, सक्षम और सक्रिय और अच्छे लोग, सज्जन लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे तो दुष्ट राजनीति पर हावी हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न बहुत सही है, ये पीड़ा मेरी भी है कि जय हिंद मंच के 10 लाख लोगों की, देशभक्त लोगों की कमर पे चढ़ करके कुछ व्यक्ति ऊंचाई तक आते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर बन करके उन्हीं पार्टियों की विचारधारा में विलीन हो जाते हैं जिन पार्टियों से हम लोकतंत्र की बचाव की संघर्ष कर रहे हैं। सर, आगे क्या लक्ष्य रहने वाला है? क्या और कौन से मुद्दे लेके चलने वाले हैं ताकि हरियाणा, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों का उसमें भला हो सके? हम पूर्ण रूप से कुछ बड़े मुद्दों पर देश की जनता का ध्यान दिलाना चाहते हैं। सरकारों से हम कोई मांग नहीं करते और किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मांग नहीं करते। हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप आंख और कान खोल करके आप ये बात पूछो सरकारों से और पार्टियों से कि हम मुख्यमंत्री प्रदेश का चुनते हैं या पार्टी का। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का हक किसने दे दिया? प्रधानमंत्री को पूरे देश में घूम घूम करके अपनी पार्टी की पैरवी करने का हक किसने दे दिया? देश का प्रधानमंत्री होता है, पार्टी का नहीं। प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। अगर आज किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के राजनीति करता है और पार्टी की पैरवी करता है, वो प्रदेश किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है? ये बात जनता के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल सहित अपनी पार्टी की 4.5 साल तक पैरवी करने का हक नहीं है। 6 महीने कर सकते हैं। जय हिंद मंच की ऐसी सबसे बड़ी कौन सी उपलब्धि है जिसको आपको देख के गर्व होता है, और ऐसी कमी कौन सी है जिसको थोड़ा सा लगता है कि हमारे को उसमें सुधारने की जरूरत है? सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी धारा 370-35A हमने जीती। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि हरियाणा के महासचिव अरुण खरब जी और उपाध्यक्ष सियाराम एडवोकेट जैसे पदाधिकारियों की 10 लाख इन पदाधिकारियों की ये मेहनत थी कि 4 कोर्टों से हार करके 5वें कोर्ट से जीते। ये मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। बाकी 1009 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई। जो 1009 शहीदों की प्रतिमाएं हमने लगाई हैं वो मन को सुकून देती हैं और शहीदों और सैनिकों के प्रति सम्मान को और आगे बढ़ाती हैं। बाकी एक मैं अपनी टीम की शुरुआती सफलता का जिक्र करना चाहता हूँ कि 1988 में हमने लाल चौक पर पहली बार कश्मीर में तिरंगा फहराया था। जय हिंद मंच के 2.5 साल बाद रूलिंग पार्टी जो आज है उसके द्वारा झंडा फहराया गया। हमने वो झंडा फहरा करके ये मैसेज दिया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और आज भी बीएसएम स्कूल के अंदर इस विषय पर ये बातचीत उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो 1600 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, बीएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उन बच्चों तक ये मैसेज जाए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसको दुनिया के सामने लाने के लिए जय हिंद मंच ने 1988 में पहली बार लाल चौक पर तिरंगा फहराया। भविष्य पीढ़ी को सुधारने के लिए क्या कैरियर काउंसलिंग जरूरी है? हाँ, उस पर जय हिंद मंच के आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ये पायलट हैं और पायलट अनिल शर्मा जी, ये स्कूल जाते हैं और आज भी बीएसएम स्कूल में अरुण खरब जी से इसी विषय पे मुलाकात करने भी आए हैं कि हम बच्चों से बात करना चाहते हैं, क्लासेज लेना चाहते हैं, वर्कशॉप लगाना चाहते हैं। क्योंकि पायलट 12वीं पास बनता है, बीए पास या एमए पास नहीं। बच्चे की शुरुआती जीवन में उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्यों ना हम गांव देहात के बच्चों को भी पायलट जैसे गरिमापूर्ण और गौरवपूर्ण कैरियर में लेके जाएं। उस विषय पे आज
पायलट अनिल शर्मा जी यहाँ आए। सर, महामारी के दौरान बच्चों की स्टडी छूट चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, उसमें लगाता है नहीं लगाता, टीचर पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन इस 2 साल की पीरियड को कैसे देखते हैं? क्या IAS अफसर बन पाएंगे? देखो, हम इससे पिछले वाली पीढ़ी के लोग हैं, ऑनलाइन का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपने विवेक से कहता हूँ कि आज जो इस पेंडेमिक के अंदर, इस महामारी के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई छूटी है, उस पे बच्चों के कैरियर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने ज़रूर भी कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि या तो वो डैमेज कंट्रोल हो, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर कुछ और बीमारी से बचने के उपायों का इस्तेमाल करते हुए कैसे भी कोई ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि उन बच्चों के कैरियर पर असर ना पड़े। बिल्कुल कैरियर पर असर पड़ रहा है, आपकी चिंता 100% सही है। जय हिंद मंच के तरफ से सभी तो वाचो रहने वाले क्या संदेश देना चाहिए? भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच आज BSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण से ये बात कहना चाहता है कि सरकारों के भरोसे इस देश को मत छोड़ो। जिस भी मुल्क की जनता ने सरकारों के भरोसे देश को छोड़ा, देश पिछली कतार में जाके खड़ा हो गया। सब प्रत्येक व्यक्ति 140 करोड़ लोग आगे बढ़ के अंदर से अपने एक भाव जगाएं कि मैं ही सरकार हूँ, मेरा देश है, मैं दुनिया के उस मुकाम पर देश को ले जाना चाहता हूँ जिस पर सदियों से देश दुनिया का सिरमौर था। ये भाव जिस दिन युवाओं में, मजदूरों में, किसानों में, पत्रकारों में, वकीलों में, जिस दिन नागरिकों में ये भाव आ गया, उस दिन ये देश वहीं खड़ा मिलेगा जहाँ था। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो डेवलप कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है या दूसरी कंट्री है, उनके संविधान हमेशा छोटे हैं और हिंदुस्तान का हरियाणा का 1000 पन्ने से ज़्यादा है। क्या आप बदलाव की ज़रूरत है? मैं संविधान जैसे बड़े मुद्दे पे तो सक्षम नहीं हूँ बात करने के लिए, लेकिन मैं सीधे सीधे शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा उसी भाषा में होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आती हो, संविधान उसी भाषा में हो जो लोग समझते हों। ऐसे संविधान के बारे में 4 बार सोचना चाहिए जिसकी लिखी हुई धाराओं का वकील इंटरप्रेट कर करके वो दूसरों को बताएं कि इसमें ये लिखा हुआ है। इस देश की लोगों की जो जन्मजात भाषा है, जो मातृभाषा है, उस भाषा में संविधान का एक एक अक्षर उन लोगों की समझ में आना चाहिए। बिल्कुल छोटा होना चाहिए और दूसरे देशों से जो उधार की ली हुई चीज़ें हैं वो उस समय हो सकता है मजबूरी रही हो, लेकिन आज तो देश को 70 और 80 साल के बीच का एक लंबा पीरियड बीत गया। आज तो लोगों को जागना चाहिए और लोगों को सरकारों के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि जो आज की ज़रूरत है उसके अनुसार कानून बने और संविधान में सिर्फ बदलाव ही नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता हो तो भी करना चाहिए। बहुत बहुत सत्य दो शब्द बोल दो, गला खराब है साहब का, लेकिन फिर भी 2 शब्द तो जरूर। हाँ हाँ। ये सफ़ीदों वासियों के लिए, विशेषकर मेरे लिए और मेरे साथी अरुण खरब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारी संस्था में भारतवर्ष के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन के राष्ट्रवादी विचारों के संस्थापक अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में आए। बहुत अच्छी अच्छी बातें कानून संबंधी भी बताई, राष्ट्र प्रेम के बारे में भी बताई और जय हिंद मंच की उपलब्धियों के बारे में बताई। अपनी आगे की जो रणनीति है, जो विचारधारा को आगे बढ़ाने की बातें हैं, उनके बारे में भी हमें अवगत कराया। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिली है। सर का और पूरी टीम का हम सफ़ीदों में इनके आने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करते हैं। और मेरे बारे में और अरुण खरब जी के बारे में जो इन्होंने हमारी प्रशंसा की है, हम अपना स्नेह हमारे प्रति दिखाया है, उसका हम सदैव इनके ऋणी रहेंगे। जय हिंद। ये है कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है, उसे उभारने का काम सिर्फ टीचर कर सकता है। इसी चीज़ की हमारे देश में कमी है कि गांव में बच्चे कमज़ोर होते हैं, दिल्ली में बच्चे होशियार होते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। प्रतिभा हर बच्चे में है, बच्चे में प्रतिभा उभारो, बच्चा जहाँ चाहो वहाँ भेज दो। थैंक यू। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।